हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके डीएलएड के टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के एमसीक्यूज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच साइकोलॉजिस्ट। तो शिक्षा में रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से सबसे अधिक जो है वो जुड़ी हुई है, संबंधित है? बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, एडवर्ड थॉर्नडाइक या इवान पावलोव। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा जो है ज्यादा एक्टिव है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, टीचर सिर्फ एक सुविधा दाता है, ये बहुत ज्यादा इस पे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी अवधारणा है जीन पियाजे माना जाता है कि इन्हीं से संबंधित है और इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी एम्फसाइजेस। तो समावेशी शिक्षा मुख्यतः किस पर बल देती है? सेपरेट स्कूल्स फॉर डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन, या फिर आपका आएगा इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेम क्लासरूम, स्पेशल करिकुलम ओनली फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन, या रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेम क्लासरूम। एक ही कक्षा में आपने नॉर्मल बच्चे या कुछ स्पेशल चाइल्ड जिनकी कुछ विशेष आवश्यकता है उनको भी बिठा रखा है और सभी की आवश्यकताओं को आप एक ही कक्षा में पूरी कर रहे हैं, यानी सबको आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनकी क्षमता के अनुसार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका समावेशी शिक्षा जो है इस पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। ठीक है, तो एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता कौन सी नहीं होगी, पूछा है, नहीं होगी। तो पहला है ऑप्शन आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, शिक्षा में लचीलापन बिल्कुल होना चाहिए। अथॉरिटेरियन, रिजिडिटी, सत्तावादी कठोरता, यानी टीचर ही अपने आप को क्लास का सर्वे सर्वा समझ ले, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एम्पैथी टुवर्ड्स लर्नर, विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल सही है। यूज ऑफ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, नवाचारी रणनीतियों का प्रयोग। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो बी ही है। ठीक है, ये चीज एक अच्छे शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में आप जो यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि आप बच्चे को क्या दे सके, फीडबैक दे सके इंप्रूवमेंट के लिए। वो किस में होता है? समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस मेनली ऑन मेमोरी एंड रिकॉल। ठीक है, इजी है ये। मेमोरी और रिकॉल पे हम किस वाले लेवल पर फोकस करते हैं? रिफ्लेक्टिव, ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये है आपका मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर के शिक्षण पर आप बच्चों को चीजें याद करवाते हैं। ठीक है, ये छोटी कक्षाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम विद इन द लर्नर, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इज कॉल्ड। विद्यार्थी के भीतर से उत्पन्न प्रेरणा। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये है आपकी इंट्रिंसिक। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is not a principle of teaching learning। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, पूछा है। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, बिल्कुल सही है। जो पहले से बच्चे को ज्ञात है उससे आप अज्ञात की ओर जाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। पहले आप सिंपल चीज सिखाएंगे फिर आप जटिल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये गलत है। पहले आप बच्चे को ठोस चीज से अवगत कराते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये भी सही है। यानी कि आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पर है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है टीचिंग लर्निंग का, वो आपका सी है। क्वेश्चन 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज preparing for competitive exam, all round development of the child, providing only vocational training, making child memorize well। आज की जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है, जहां पर हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये आपका सही आंसर होगा। Which one of the following method is best suited for developing क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पर विकसित करना है। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड होगा। ठीक है, जब आप बच्चों को कोई परियोजना कार्य देते हैं तो बच्चे की थिंकिंग वहां पे डेवलप होती है। बच्चा कोई प्रॉब्लम उठाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। विच फेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस। शिक्षण का कौन सा चरण विद्यार्थी के प्रदर्शन की जांच करता है? प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, प्लानिंग फेज। तो ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज है, जिसे हम इवैल्यूएटिव फेज यानी मूल्यांकन चरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट दिया आपके सामने, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ लर्नर्स, और कारण दिया है बिकॉज इट इज कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कथन ये है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एफए जो होते हैं आपके, वो बच्चे के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे, ठीक है, लगातार बच्चे का सुधार करने पे जोर देता है। और रीजन इसलिए ये दिया है कि क्योंकि ये
एकेडमिक सेशन के अंत में जो है वो किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक क्वेश्चन देखा था कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आप बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहते हैं बीच बीच में, जिससे कि बच्चे के प्रोग्रेस में सुधार लाया जाए, उसके परफॉर्मेंस में सुधार लाया जा सके, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो एंड में नहीं लिया जाता, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लिया जाता है। तो कथन ए सही है लेकिन रीजन इसका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। स्टेटमेंट और रीजन अगेन आया है आपके सामने। रिफ्लेक्टिव टीचिंग लेवल डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग इन लर्नर्स। तो चिंतनशील शिक्षण जो स्तर है, इसमें शिक्षार्थियों में उच्च स्तरीय सोच विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। रीजन देखते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से याद करने और रटने पर केंद्रित है। रीजन गलत है, याद करने और रटने पर केंद्रित नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग के समस्या समाधान पे आधारित होती है, तभी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is the most appropriate approach for teaching visually impaired children? ठीक है, तो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए आप कौन सी टीचिंग एड्स यूज करेंगे, अप्रोच कौन सी यूज करेंगे? यूज ऑफ ब्रेल एंड टेक्टाइल एड्स, रिलाइंग ओनली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, ग्रुपिंग देम सेपरेटली, इग्नोरिंग देयर लिमिटेशंस। तो हम यहाँ पर ब्रेल और टेक्टाइल एड, टेक्टाइल मतलब छूकर जिस तरीके से बच्चे पहचान पाए, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी यहाँ पर इस विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्रोच बेस्ट है। Which of the following is true about growth and development? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। तो पहला कथन है ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, यही सही है वैसे तो, फिर भी और देख लेते हैं। ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, नहीं, डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, डेवलपमेंट स्टॉप्स अर्ली। ग्रोथ जल्दी रुक जाती है, एक समय के बाद आपकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी एडोलेसेंस स्टेज के बाद, और लेकिन डेवलपमेंट जो है हर क्षेत्र में, किसी ना किसी क्षेत्र में आपकी लर्निंग चलती रहती है, तो डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ। ग्रोथ इज रिवर्सिबल, बिल्कुल नहीं, ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं है, डेवलपमेंट रिवर्सिबल है, तो यहाँ भी उल्टा लिखा हुआ है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन सेम, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन यही निकल के आ रहा है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, यानी हम उसे माप सकते हैं, कितना वजन इंक्रीज हुआ, कितनी हाइट बढ़ी, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं। हो सकता है आपकी हाइट वेट इंक्रीज ना हो रही हो, लेकिन आपकी लर्निंग हो रही हो, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा हो, आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा हो, तो वो जो डेवलपमेंट है आपका क्वालिटेटिव। Question 15, in the context of primary education, wastage mainly refers to। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय का तात्पर्य क्या है? Drop out of students before completing the course, excessive homework given to children, repetition of classes by students या lack of co-curricular activities। तो जब बच्चे बीच में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ये आपके क्या कहलाता है? वेस्टेज। क्योंकि जो भी सरकार ने संसाधन लगाए थे, आजकल शिक्षा जो है सरकार के द्वारा दी जा रही, किताबें वगैरह सब चीजें मुफ्त है, फी ली नहीं जाती, तो सरकार ने आपके ऊपर जो संसाधन लगाए वो वेस्ट हो गए क्योंकि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की और आपने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन, स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन मीन्स, प्राथमिक शिक्षा में जड़ता का अर्थ क्या है? इर्रेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटिंग द सेम क्लास फॉर मेनी ईयर्स, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स या शॉर्टेज ऑफ क्लासरूम। तो यहाँ पर स्टैग्नेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रिपीटिंग द सेम क्लास फॉर मेनी ईयर्स। अगर एक बच्चा किसी एक कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, उसे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? स्टैग्नेशन। क्या है वो? अवरोधन भी कहते हैं इसे, ठीक है। वेस्टेज को कहते हैं अपव्यय और स्टैग्नेशन को कहते हैं अवरोधन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन दो बड़ी समस्या है। अवरोधन का मतलब है बच्चा एक ही कक्षा को बार बार रिपीट कर रहा है, रुका हुआ है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के। देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी यानी टेम्परेरी आपके जो सदस्य हैं। ये नॉन परमानेंट जो है इनको कितनी अवधि के लिए आपका जो है इनका चुनाव किया जाता है? तो इनका जो है वो प्रत्येक 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए इनका जो है वो यहाँ पे किया था। आप सभी को पता होगा 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 आपका कंप्लीट हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो आपका बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत के लिए, किसके लिए? उपाधियों के अंत के लिए। जैसे हम पहले की जो आपकी उपाधियां मिलती थी उनके लिए कौन सा आपका यहाँ पे अनुच्छेद है? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल नंबर 18। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 18 है। देखिए अनुच्छेद नंबर जो 25 है वो अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता से रिलेटेड करता है। 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिबंध करता है।
22 जो है वो आपका हमारा जो गिरफ्तारी आपकी होती है उससे संरक्षण आपका देता है, और 18 जो है वो उपाधियों का अंत जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885। यह कहां पर हुआ था? आप सभी को पता है एओ ह्यूम के द्वारा जो है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका जो पहला आपका होता है वो कहां पर होता है? वो होता है आपका बंबई में। कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर सी, बंबई इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखिएगा ये पैटर्न आपको पहचानना है, ठीक है। पैटर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखिए आप यहां पे करिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, यहां पर आप करेंगे तो देखिए ये पैटर्न मैं आपको समझाऊं। इसके कोने कितने हैं? इसमें 4 कोने हैं, अंदर वाले में भी 4 कोने हैं, और अंदर 3 लिखा हुआ है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। इस वाले में देखेंगे बाहर कितने हैं? बाहर आपका 4 है, अंदर वाले में कितने हैं? 3 हैं, अंदर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या होगा? 3 3 4, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 3 3 9 चौको 36, 36। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पैटर्न आपको पहचानना है। उसके बाद अगला ये हम देखते हैं, देखिए इसके पैटर्न को आप पहचानिएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप आंसर यहां पर देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसमें कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर हैं। इसमें कितने कॉर्नर हैं? 4। इनके और इनके बीच में देखिए क्या रिलेशन है? 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 4 तो 16। तो एक ही हमारे पास आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए से सीधा सीधा ये बन के आ जाएगा। अब दूसरा यहां पर आप देख लो, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3। किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 से हो रहे हैं आई थिंक, ठीक है। 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15, तो 16 और 15। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मॉनिटर दिख रहा है, आउटपुट प्रिंटर, आउटपुट स्पीकर, आउटपुट स्कैनर, जिससे हम आपका जो है किसी डॉक्यूमेंट, किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को हम आपका जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदल रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो बी आंसर जो है 6 का बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देखेंगे 7 क्या कहता है? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? ठीक है, आप लोग एटीएम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी 7 का जो है, 7 का बी आंसर जो है, बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। इस आंसर को जो है आप यहाँ पे डिटेल में जो है, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपका जो है ये हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 8। देयर आर 35 स्ट्रीट्स। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे टोटल आपके कितने हैं? टोटल आपके 35 हैं, ओके। दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, यहां से दाहिने छोर से ये 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से बताना है, ओके। एक ही आपका है ना डिफेक्टिव, एक को छोड़कर सभी लैंप आपके जलते हैं, मतलब एक खराब है, तो वो खराब का नंबर बताना है। तो क्या होगा? 35 माइनस 15 प्लस 1, तो 20 और 1 21। वैसे भी आप हिसाब लगा लो, अगर इधर से आपका आएगा तो वो 21वें नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका राइट आंसर है, ओके। ये आप देख लीजिएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस, ओके, ठीक है, सिंपल सा है। 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, 84 4 जा, तो 84 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 चक्को 16 कैरी 1, 8 चक्को 32 और 1 33, 336। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, 84 4 जा 336। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य, चणी पुत्र चाणक्य, जिनको आपका विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। 11 सिंह चतुर्मुख स्तंभ, द लायन कैपिटल पिलर। ओके, ये कहां पर है? ये सारनाथ पे। हमारा जो आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहां से लिया गया है? वो आपका सारनाथ से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, महाराष्ट्र में नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 12 का जो है डी आंसर सही है। 13, भारत के किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में, कौन था वो? जहांगीर। कौन है? जहांगीर, आप सभी को पता है। जहांगीर सन 1605 से आपका आ गया था सन 1627 तक। ठीक है, डी। नेक्स्ट 14, कराकोरम दर्रा, भारत और चीन के बीच में कराकोरम दर्रा कहां पर? कारगिल। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 14 का जो है, 14 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 15, नीति आयोग का गठन, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके बने थे, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था 1 जनवरी 2015। 15 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 16, ठीक है, इसका डी आंसर है। 16 क्वेश्चन क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहां पर स्थित है? वो आपका मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में है। 16 का बी आंसर राइट आंसर है। अगला 17, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका बॉम्बे में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 16 का बी। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको पता होगा एनएससी, बीएससी आपके होते हैं। सेबी आपने टर्म सुना हुआ होगा। फिर है कि आपका अच्छा कौन सा भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? बीटी कपास है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 18 का ए आंसर है बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, देखेंगे। ठीक है, इनमें वेन डायग्राम आपको बताना है भाई। तैराकी, साइकिल चलाना, व्यायाम। व्यायाम के अंतर्गत ही दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो ये है, ये आपका व्यायाम हो गया, ये एक तैराकी हो गया, एक आपका साइकिल है बी। नेक्स्ट 20, ऑपरेशन विजय इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर? ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल से। ऑप्शन नंबर डी। 20 का क्या हो गया? 20 का डी आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर देखेंगे एप्पल का कोड ये है APPLE। क्या कोड है भाई? 25563। रंग RUNG 7148। अब पर्पल का देखना है। P का लिख लो 5, U का लिख लो ये, इसका लिख लो ये, इसका लिख लो 5, इसका लिख लो ये, E का लिख लो 3। कौन सा है? 517563। ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22, कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक है, मालाबार क्षेत्र, ये जो इधर का है मालाबार क्षेत्र है, डी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये आपका जो है ये रेड क्लिफ कहलाती है। ये भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ये जर्मनी और पोलैंड है। इसका आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा, बट इसका आंसर जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही है। 24, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? कलकत्ता में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता इज द राइट